सोचिए एक ऐसे ड्रग लॉर्ड के बारे में जो दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड था। एक ऐसा भूत कि दुनिया के पास उसकी जो तस्वीरें थीं वो भी दशकों पुरानी थीं। आज वो दिखता कैसा है ये कोई जानता तक नहीं था। एल मेंचो के आखिरी दिनों की कहानी एक बहुत ही अहम खुफिया जानकारी से शुरू होती है और ये कहानी कुछ ऐसे सामने आई। सब कुछ सिर्फ 48 घंटों में हुआ। 20 फरवरी को एक टिप मिलती है और इसके ठीक 2 दिन बाद मेक्सिको की सारी आर्म्ड फोर्सेस मिलकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस कंपाउंड को घेर लेती हैं। 2 जबरदस्त गोलीबारी होती हैं और आखिर में बुरी तरह जख्मी एल मेंचो पकड़ लिया जाता है। ये कितनी बड़ी कामयाबी थी, इसका अंदाजा अमेरिका के एक टॉप कानून अधिकारी के इस बयान से लगाया जा सकता है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक भूचाल लाने वाला पल था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबको लगा कि सबसे बड़ा कांटा निकल गया, लेकिन असल में असली खूनी खेल तो अब शुरू होने वाला था। जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही एल मेंचो की मौत की खबर बाहर आई, उसके कार्टेल सीजेएनजी ने पूरे मेक्सिको को जैसे आग लगा दी। हर एक सैनिक के सर पर इनाम रख दिया गया। एक साथ 20 राज्यों में हमले शुरू हो गए। सड़कें ब्लॉक कर दी गईं, गाड़ियां जला दी गईं और मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर ग्वाडलहारा पूरी तरह से थम गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदमी था कौन और कैसे उसका बनाया हुआ कार्टेल इतना ताकतवर हो गया कि उसने पूरे देश को घुटनों पर ला दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एल मेंचो की कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ था। एल मेंचो की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो एवोकाडो के खेतों में काम करने वाले एक गरीब किसान के बेटे से अमेरिका में छोटा मोटा अपराधी बना, फिर उसे पकड़कर वापस मेक्सिको भेज दिया गया। और यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। जी हां, पुलिस वाला। और इसी नौकरी ने उसे सिस्टम की वो सारी चोर गलियां सिखा दी जिनका इस्तेमाल उसने बाद में अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए किया। अब देखते हैं कि कैसे एल मेंचो का कार्टेल सीजेएनजी एक छोटे से ग्रुप से अरबों डॉलर का एक मिलिट्री जैसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक घटना ही काफी है। 2015 में सीजेएनजी ने रॉकेट लॉन्चर से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ही मार गिराया। पाब्लो एस्कोबार के बाद किसी ने सरकार को इतनी सीधी चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। देखिए, सीजेएनजी ने ड्रग्स के धंधे का पूरा गेम ही बदल दिया। जहां पुराने कार्टेल कोकेन और हेरोइन पर निर्भर थे, वहीं इन्होंने अपना फोकस सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मैथ और फेंटेनिल पर रखा। मतलब अब उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। वो केमिकल्स मंगवाते और अपनी ड्रग्स खुद बनाते। नतीजा, कई गुना ज्यादा मुनाफा और बेहिसाब ताकत। और ये है एल मेंचो के क्रिमिनल एम्पायर की अनुमानित कीमत, $20 बिलियन। इस नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका ऑपरेशन कितना बड़ा था। और इसी साम्राज्य का सबसे खतरनाक और मुनाफे वाला प्रोडक्ट था फेंटेनिल, एक ऐसी सिंथेटिक ड्रग जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। जरा अपनी उंगली के सिरे पर नमक के 2-3 दानों की कल्पना कीजिए, बस उतनी सी मात्रा। सिर्फ 2 मिलीग्राम फेंटानिल एक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। ये ड्रग इतना ज्यादा खतरनाक है। और इस जहर के पीछे का लालच, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक गोली बनाने का खर्च आता है करीब 10 सेंट और वही गोली सड़क पर 10 से 30 डॉलर में बिकती है। इसी बेहिसाब मुनाफे ने कार्टेल की ताकत और दुनिया में फैले ओपियोइड संकट दोनों को हवा दी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेक्सिको की नहीं है। इसके तार अमेरिका से भी जुड़े हैं और बड़े गहरे जुड़े हैं। कई बार जाने अनजाने में अमेरिकी फैसलों ने ही इन कार्टेल्स को और मजबूत किया है। इतिहास को देखें तो 80 के दशक में सीआईए ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ड्रग तस्करों का इस्तेमाल किया। फिर 1994 में नाफ्टा नाम के ट्रेड एग्रीमेंट ने अनजाने में ड्रग्स की तस्करी के लिए एक हाईवे खोल दिया। और हद तो तब हो गई जब ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस में अमेरिकी एजेंसियों ने खुद 2000 से ज्यादा हथियार कार्टेल्स के हाथों में जाने दिए। और यह आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। मेक्सिको में अपराध में इस्तेमाल होने वाले 70% हथियार सीधे अमेरिका से आते हैं। सोचिए, एक लोहे की नदी है जो हथियारों को अमेरिका से मेक्सिको तक पहुंचाती है। हर साल लगभग 2 लाख बंदूकें अमेरिका से मेक्सिको में स्मगल की जाती हैं। यही वो हथियार हैं जो कार्टेल्स को सरकार के खिलाफ अपनी जंग लड़ने की ताकत देते हैं। तो चलिए अब वापस आज के हालात पर लौटते हैं। एल मेंचो के जाने के बाद जो पावर वैक्यूम बना है वो एक बहुत ही खतरनाक
और अनिश्चित भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। एल मेंचो तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसका पूरा कुनबा ही खत्म हो चुका है। उसका बेटा अमेरिका में उम्र कैद काट रहा है, पत्नी गिरफ्तार है, भाई भी जेल में है। मतलब लीडरशिप में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है, जो अब एक खूनी लड़ाई की वजह बन रहा है। और अब ये लड़ाई एक नए, कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अमेरिका ने कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और अब वो सीधे एक्शन ले रहा है। इन सब वजहों से मेक्सिको की सरकार पर जबरदस्त दबाव है कि वो साबित करे कि वो इस संकट से खुद निपट सकती है। ड्रग्स के खिलाफ इस जंग का एक कड़वा सच है जो सालों से देखा जा रहा है। जब भी आप किसी एक बड़े सरगना को खत्म करते हैं तो उसकी खाली जगह को भरने के लिए 2 और नए दावेदार खड़े हो जाते हैं और हिंसा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कुछ ही महीनों में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप उसी शहर ग्वाडालाहारा में होने वाला है जो CJNG का गढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या एक ग्लोबल जश्न और एक धधकता हुआ कार्टेल वॉर एक ही जगह एक ही समय पर साथ साथ चल सकते हैं? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है।